Empower People works for disadvantaged women who are victims or potential victims of violence, including domestic violence, honor crimes, killing and trafficking or other type of slavery, and provides them shelter, proper counseling, legal support and other help required. The community work involves creating awareness and conducting livelihood programs. Hello, welcome back to yet another episode of the Psych Talk, which is under the Society Tourist series of Empower People webinar. So today we will be continuing in our session our discussion on cognition and cognitive bias. तो जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं और ये उनका हमारे साथ पहला सेशन है, उनके लिए मैं कॉग्निशन और कॉग्निटिव बायस का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। और ये टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ आज सुमति और भाग्यश्री है। तो दोनों भी साइकोलॉजी बैकग्राउंड से है। सो जब हम बात करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेसेस और कॉग्निटिव बायस की, तो वो क्या होता है, कॉग्निशन क्या होता है। तो हमारे फील्ड में, साइकोलॉजी के फील्ड में, कॉग्निशन उसे कहा जाता है जो हमारे दिमाग के प्रोसेसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप कुछ नई इंफॉर्मेशन परसीव करते हो, कुछ नई इंफॉर्मेशन आप गेन करते हो, वो जब आपकी मेमोरी में स्टोर होता है, उस मेमोरी को जब आपका ब्रेन यूज करता है, और जब आप कुछ लैंग्वेज लर्न करते हो या कुछ इमोशंस फील करते हो, कुछ आपका इमोशनल रिएक्शन होता है किसी सिचुएशन में, तो ये सारे जो प्रोसेसेस है वो जाते हैं। अब काफी रिसर्च के बाद, काफी एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बाद ये हमें पता चला है कि ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं, ये कहीं ना कहीं इनमें काफी सारे चांसेस होते हैं कि ये इनमें कहीं तो कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाए। तो ये फॉल्ट्स क्यों आते हैं, ऐसा क्यों होता है? जो हमारे ब्रेन का प्रोसेस का टेक्निक है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ग्लिचेस है क्या? तो अगर है तो वो क्या है? या तो फिर जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं, जो हमारे शॉर्टकट होते हैं, उनमें उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये हमने प्रीवियस सेशंस में बात की थी, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और हम बात करेंगे कि कैसे हमारा जो कॉग्निटिव बायस होता है या हमारा कॉग्निटिव जजमेंट होता है, वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है, उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं फॉल्स होने के। तो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ सुमति और भाग्यश्री है। सो ये हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रेजेंटेशन। सो yes, let's jump right into our topic. Yeah. So the thing that we are going to discuss about is, like in the previous episodes as well, we have talked on length about like biases and social cognition, schemas की बात की है हमने, heuristics की बात की है, mental shortcuts और भी बहुत सारी चीज़ों की बात की है। So basically जो social thought यानी कि social जो आपका स्कीमा है या फिर आप जिस तरीके से सोचते हैं, एंड वो जो आप सोचते हैं, दैट इज समथिंग दैट इज, अगर हम सोशल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक कल्चर में, एक सोसाइटी में वो काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है जो हमारे स्कीमाज हैं। तो आज जो जिस चीज़ के बारे में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं, जो हमारा सर्टेन टिल्ट है या फिर टेंडेंसी है या फिर हमारी स्ट्रॉन्ग प्री डिस्पोजिशन है, जिस तरीके से हम सोचते हैं, वो चीज़ें जो हैं वो अगर प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी सेशन में बात की है, अगर वो प्रेजेंट है तो दैट हैव एन अडेप्टिव एडवांटेज। इन अडेप्टिव एडवांटेज से मतलब है कि वो हमें रोज़ाना फंक्शन करने में, हमारे काम करने में, हमारे सोचने में, समझने में हेल्प करती हैं। एंड वो इसी वजह से वो आगे भी पास ऑन हुई है, एंड वो इस तरीके से एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो इवॉल्व हुई है। सो लेकिन वो चीज़ें जैसे इवॉल्व हुई हैं, अगर वो कुछ फ़ायदे देती हैं तो उसका कुछ प्रॉब्लम्स भी है, उसके कुछ नुकसान भी हैं, एंड वहीं से बायसेस आते हैं। वहीं से जब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम ऐसे सोचते हैं तो क्या छूटता है एंड क्या उसके नुकसान होते हैं। आई थिंक जो आप
द बेसिक एडवांटेज इज कि इतनी सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें सोचना होता है, इतनी सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं, और अगर सब पे हम इतना टाइम दें, इतना ध्यान से सोचे, इतना रैशनली सोचे एंड सारे प्रोज एंड कॉन्स मेजर करें, तो शायद हम अपने दिन के जो इतने डिसीजन है उस पर जा भी नहीं पाएंगे, एंड इतना सब कुछ हम इंफॉर्मेशन हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। सो इस चीज़ों की मदद करने के लिए हमारे पास सर्टेन शॉर्टकट्स होते हैं, सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग होता है, एंड उसको समझ के एंड उसके एडवांटेजेस को भी समझना और डिसएडवांटेजेस को भी समझना, एंड यही जो मेन मोटिव है इसको समझने का और इसको जानने का, वो ये है। Okay, so moving on with the topic that we have, sources of error. Next slide that we have, optimism bias. सबसे पहली जो चीज़ है जिसके बारे में जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है एंड बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, यानी कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन में भी आप ऑप्टिमिज्म बायस को देख सकते हैं, एंड बहुत ही लार्जर स्केल पे भी आप ऑप्टिमिज्म बायस को देख सकते हैं। कैसे, एंड इसका मतलब क्या है? ऑप्टिमिज्म बायसेस जो है वो ये कहता है कि हमारे अंदर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है आगे की चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लाइट में देखने की, यानी कि बिलीव करना जो हम चाहते हैं कि हो, या फिर जो हमें अच्छा लगता है वो आगे सोचना, एंड दैट इज वेरी नॉर्मल एंड दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट कीप्स अस गोइंग। बट इस सोचने में एंड इस तरीके से हर सिचुएशन को तोलने में कुछ छूट भी जाता है। क्या एक्चुअली हम उतना रैशनली और रियलिस्टिकली देख रहे हैं सिचुएशंस को, बिकॉज हम चाहते हैं कि कुछ एक्स आउटकम हो एज कम्पेयर टू वाई आउटकम। सो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, एंड जो कि साइकोलॉजी में देखा भी गया है, एंड जो एक्सपेरिमेंट्स में सोशल थॉट के उसमें देखा गया है कि जितना कॉन्फिडेंस एक्चुअली हम अपने जजमेंट्स में और अपनी थिंकिंग में दिखाते हैं, वो एक्चुअली में जब परफॉर्म करते हैं उस पर रिफ्लेक्ट नहीं होता। जैसा हम सोचते हैं कि हम करेंगे और जैसा हम करते हैं उसमें डिफरेंस होता है, एंड दैट इज what is something that optimism bias talks about. Okay, moving on to the next slide. Okay, this is something that is very frequent. This cartoon also represent जो भी startups होते हैं, जो भी हम नया business plan सोचते हैं, more than anything जब भी कुछ नया idea लेके हम आते हैं या उसकी बात करते हैं, हम इस जो सारे ऑड्स हैं या जो सारे बुरी चीजें हैं जो गलत हो सकती हैं उसको साइड रख के क्यों ये सही हो सकता है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट आल्सो बेनिफिशियल इन मोमेंट्स, बट उससे जो एक्चुअली में फैक्ट है कि आगे बहुत सारे स्टार्टअप्स नहीं वर्क करते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो मे बी हम जब हम प्लान बनाते हैं उसको अक्यूमुलेट नहीं कर पाते हैं। सो या मूविंग ऑन, जब ये हम करते हैं तो ये हम क्यों करते हैं, एंड अगर ये टेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, ये ऐसा हम सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं। बट बिफोर दैट, भाग्यश्री, do you have any questions or doubts? I want to comment on this. I read an article जहाँ पे लिखा था this optimism bias is mostly seen in decision making. ये हम जैसे लोग भी करते हैं कि ऐसा टाइम टेबल बना देंगे, ऐसा मैंने तो ऐसे भी टाइम टेबल बनाया कि 10 to 12 I'll do this, 12 to 2 I'll do this, and पूरा पैक कर देते हैं स्केड्यूल। तो क्या ये उसमें गिन सकते कि throughout the day you keep thinking that I'll do this, I'll be productive, I'll do this, but and जब हम इसकी बात करें, it's not that we are not included in that, or is my voice echoing? It's all right. Yeah. Okay. So I was talking about क्या कह रही थी मैं? हाँ, जब इसकी हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि we are immune to this or we are above this. It's like a basic pattern of thinking, and we all share that pattern. But
जब हमें इसके बारे में पता है, सो वी कैन बी मोर केयरफुल एंड मोर कॉग्निजेंट कि कहाँ पे कैसे हम डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज प्लानिंग पॉलिसी, जो मैं भी डिस्कस भी करने वाली हूँ, प्लानिंग पॉलिसी, वो स्पेसिफिकली इसी की बात करता है कि क्यों हम जब शेड्यूल बनाते हैं और वो वैसा वर्क नहीं करता, और क्यों ऐसा होता है कि हम ऐसा बनाते हैं कि वो वर्क नहीं करता। सो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले कि हम ऐसे सोचते क्यों हैं, एंड जो आप देखोगे लाइक ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ऐसे बहुत सारी रेटिंग्स हो गई हैं जिसमें कि लोगों को बोला गया है बताने के लिए कि लाइक आपको क्या लगता है इस काम को आप कितने अच्छे से कर सकते हैं या कितने समझदारी से कर सकते हैं। सो पीपल आर ऑलवेज like overconfident and they report in a sense like that is actual objective metric of how they perform in that task. So दूसरी चीज है जब भी हम ये डिसीजंस बनाते हैं, जब भी हम कोई भी फ्यूचर एस्पेक्ट की बात करते हैं, सो देयर इज ऑलवेज सम एस्पेक्ट की लाइक उसमें अनसर्टेनिटी है, यानी कि उसमें कुछ ऐसा एस्पेक्ट है जो हम नहीं जानते एंड अभी हम उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। सो हम फ्यूचर में देख के उसकी बात करते हैं। सो जब भी हम देखते हैं तो वो कंडीशंस जो हैं और वो जो जिसमें हम अपने आप को इमेजिन करते हैं उसमें क्या हम सारे सिचुएशंस देखते हैं, क्योंकि जब वो चीज एक्चुअली में होगी और जब वो आप सोच रहे हैं तो उसमें डिफरेंस है। एंड जो ये ऑप्टिमिज्म बायस है, इट्स बेसिकली अबाउट लाइक नेक्स्ट स्लाइड में है ये एरर ऑफ ओमिशन। जो सारी इंफॉर्मेशन है उसको ध्यान में लेके फिर डिसीजन बनाना, ये हम नहीं कर पाते, बिकॉज अगर हम पॉजिटिव हम ये चाहते हैं कि हम ये करना चाहते हैं तो हम ये फैक्टर्स सोच रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें मुझे मदद करेगी ये करने में, बट हम ये चीज़ें सोचना भूल जाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे रुकावट करेंगी ये करने में। सो दैट इज समथिंग दैट एरर ऑफ ओमिशन टॉक्स अबाउट, कि जब हम इसके बारे में सोच रहे हैं तो हम कुछ चीज़ें ओमिट कर देते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, एंड इसकी वजह से ये बायस आता है। और आई गेस इट्स ऑल्सो सम लाइक इतना ज़्यादा अगर हम सोचेंगे डिसीजंस के बारे में तो मे बी वो डिसीजन हम बना भी ना पाए। सो दैट्स ऑल्सो अडेप्टिव बेनिफिट कि हम इतना ऐसे क्यों सोचते हैं। सो Yes, just one thing that I wanted to comment कि जनरली ऐसा भी होता है कि जब ऑप्टिमिज्म बायस like as भाग्यश्री said कि वो डिसीजन मेकिंग में भी प्लेज अ रोल। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब लोग रिस्क एनालिसिस करते हैं अपने कोई भी डिसीजन का, मतलब अगर लेट्स से कुछ इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ भी ऐसा कि करियर पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं या एनीथिंग, तो जब हम किसी डिसीजन मेकिंग के टाइम पे उसका रिस्क और रिवॉर्ड्स जब हम प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट डाउन करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें एरर ऑफ ओमिशन भी होता है। एंड द अदर थिंग इज दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, रिवॉर्ड तो अच्छा खासा मिल रहा है तो रिस्क तो मैं ले ही लेती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो ऑप्टिमिज्म बायस प्ले होता है। एंड इन अ लॉट ऑफ केसेस इवन द ऑपोजिट हैपेंस कि पेसिमिज्म बायस इफ यू वो भी हो जाता है कि यू स्टार्ट बिकमिंग पेसिमिस्टिक अबाउट समथिंग एंड देन यू थिंक कि हाँ रिवॉर्ड तो ठीक ठाक मिल रहा है तो मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूं। सो कहीं ना कहीं it is like two sides of the same coin. Yeah, that's so true. That's actually the thing about is this कि अगर इस तरीके की सोच है तो इसके फायदे भी हैं, एंड इस सोच के फायदे के साथ कुछ नुकसान भी है, एंड सेम विद द अदर थिंग। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक आप कितना रियलिस्टिकली सोच पा रहे हो, एंड वी कैन ओनली लाइक try to reach reality, we can't ever reach reality because that is also a construct. Yes, so, we're always going towards it but never reaching it. So क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है आप नहीं समझ सकते। एंड one more example that I will give about it, and जब ऑप्टिमिज्म बायसेस की हम बात करते हैं सो इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि हम सारी इंफॉर्मेशन नहीं ले पाते। सो एक रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स की हमने पिछले सेशन में भी बात की थी कि लाइक जो चीज़ जितनी जल्दी हम सिमिलैरिटी के बेसिस पे
कि जो जितनी सिमिलर है उस पर डिसीजन ले लेते हैं, या अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, अगर ये चीज मैं सोच पा रही हूँ, ये चीज मैं देख पा रही हूँ कि ये हो सकता है, सो मैं उसी को कंसिडरेशन में ले रही हूँ। एंड दूसरी चीज पॉजिटिव बायस की, हाँ पॉजिटिवली सोचो तो सिर्फ मैं उसी चीजों को सोच रही हूँ जो कि पॉजिटिवली मेरे टास्क को या मेरे डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। सो या जब हम पॉजिटिव बायस की बात करते हैं, सो इट stems from various aspects and सब कुछ interlinked है, जो भी हमने पीछे भी बात की है जिन चीजों के बारे में। Yeah, so moving on, like इसका एक एग्जाम्पल बहुत जो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया था वो ये था कि उन्होंने ये पूछा था कि WD-40 एक तरीके का लुब्रिकेंट है। सो लोगों से पूछा गया कि आप लिस्ट डाउन करिए कि इसके कितने तरीके के यूज हो सकते हैं या कितने तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस ऑयल को। So, which is a lubricant, basically a type of lubricant. So, सबने अपने लगभग 20 अराउंड सबने अपनी अपनी लिस्ट तैयार कर दी कि इतने यूजेस हो सकते हैं। एंड देन उनको बोला गया कि रेट करिए आपका कॉन्फिडेंस की, आपको क्या लगता है ये कैसा है, या फिर आपका डिसीजन कितना है और कैसा है, कितना अच्छा किया आपने और क्या नहीं किया। सो द थिंग इज कि जब उन्होंने ये चीज, जब वो डिसीजन बना रहे थे कि इसके क्या यूजेस हो सकते हैं, तो जो उन्हें पता है वो उसके बारे में सोच रहे थे। एंड जब उन्होंने रेट किया कि मुझे कितना कॉन्फिडेंस है अपने यूजेस पे, या फिर कितना कॉन्फिडेंस है मुझे कि ये यूजेस इतने ही यूजेस हैं, तो उसमें वो चीजें, उन चीजों के बारे में सोचे थे जो उन्होंने लिखा है, जो नहीं लिखा है वो मिसिंग था। सो एक्चुअली में उसके जो यूजेस हैं जो कि एक्सपेरिमेंट में तो बताते हैं, दैट इज अराउंड 1980, दैट्स द अमाउंट ऑफ यूजेस दैट ऑयल हैज। सो इतना सारा जो यूजेस है वो उन्होंने वो कंसिडर किया जो वो सोच पा रहे हैं, वो नहीं जो वो नहीं कर पा रहे। सो दैट फीडबैक कि इसके एक्चुअली में यूजेस कितने हैं, दैट वाज मिसिंग। एंड ये एरर ऑफ ओमिशन ये वहीं से आया है कि जब हम ये डिसीजन बना रहे हैं, सो हम कुछ जो चीजें हैं, जो फैक्ट है वो हमें पता नहीं। सो वो अगर फीडबैक आप जब उन पार्टिसिपेंट्स को ये बता दिया गया कि इसके इतने अदर यूजेस हैं, एंड देन आप बताइए कि कितने यूजेस आप सोच सकते हैं, तो वो जो है वो जो मेट्रिक है कि उन्होंने जब बताया, ये फीडबैक मिलने के बाद जब उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस रिपोर्ट किया, तो वो एक्चुअली उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा था। सो बात यहीं पे है कि हमको वो जो इंफॉर्मेशन है, वो पीस ऑफ फीडबैक है, वो मिला नहीं, उसकी वजह से वो डिसीजन हुआ। सो मूविंग ऑन, द नेक्स्ट थिंग वी हैव, या दिस इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग वन, ये भी एप्लीकेशन हो गया कि, या बोलो। Yeah, just one thing. I'm sorry to interrupt you. I just wanted to say that, the error of omission, it is used so much, especially in product selling, by companies. Like, for example, agar koi technical gadget hai, right? So if you're going to go buy a laptop or a mobile, ठीक है, mobile का तो सबको knowledge होता ही है, but if you're going to buy something that's a little technologically advanced gadget, laptop है या PS है कुछ, तो दे विल शो यू कि इतना इतना रैम है लैपटॉप का, इतना प्रोसेसर है इसका, i5 है, i7। also about the size with which it's written, अच्छी चीजें बड़ी और yes लास्ट में छोटा सा लिखा होगा। exactly preservatives added, contains, exactly, so even food products, as you rightly said कि preservatives का है, so not a lot of people know कि कौन से preservatives use होते हैं and उन preservatives का क्या effect होता है हमारे body पे, right? तो वो ऐसे छोटे छोटे fonts में लिखा रहेगा, या फिर पीछे ingredients में बहुत छोटे छोटे fonts में लिखा रहेगा। that is a very good example of omission, error of omission, because we do not know, we are not experts at everything, we do not know everything। तो हम जब कुछ खरीदने जाते हैं तो हम सारी चीजों को ध्यान करके रिसर्च करके नहीं खरीदते हैं हर रोज। So इसमें भी काफी बार we fall prey to this and sometimes we may end up buying the wrong things. So that's just what I wanted to say. And it's okay if you buy the wrong thing, next time you can always change the product. Yeah. Okay, so moving on, by the rocky past versus the golden future. जब हम past के बारे में सोचते हैं और जब हम future के बारे में सोचते हैं, this was something
थोड़ा रियलिटी चेक मिला, बट लाइक दिस इज समथिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं तो हम जब उसको याद करते हैं, हम याद करते हैं कि हमारे फेलियर्स, हम याद करते हैं कि कहाँ पे हमें खुशी मिली, कहाँ पे हमें प्रॉब्लम मिली, कहाँ पे हमें अचीवमेंट मिली. सो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स. ठीक है. एंड स्पेसिफिकली जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, हमारे में जो फेलियर्स मोमेंट है वो हाईलाइटेड है. पर लेकिन जब भी हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम उसके बारे में सोचते हैं जो चीज डिजायरेबल गोल्स हो या फिर हैप्पीनेस हो या जो भी चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि हो, उस पे ज्यादा फोकस करते हैं. सो जो भी हमारी थिंकिंग है दैट इज ऑलवेज dominated by positive thoughts. Yeah. ओके. सो एंड जब जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं इसीलिए वो गोल्डन दिखता है, एंड जब भी हम पास्ट के बारे में सोचते हैं तो वो पास्ट ऐसा होता है. पर ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी वी कैन डिस्कस. एंड ऑल्सो लाइक एक एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किया था लाइक स्टूडेंट का, बच्चों का, कि लाइक उनसे पूछा था कि आप रेट करिए कि आप इस पेपर में आपने जितने भी ये अगर पेपर आप देंगे तो आपको क्या लगता है कि आपका स्कोर कितना आएगा. एंड उन्होंने वो पेपर दिया एंड फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया, फिर उनसे जब वो ये चीज रिपोर्ट कर रहे थे कि कितना आएगा, उनकी जो रेटिंग जो इमोशनल स्टेट थी या जैसी भी इमोशनल स्टेट थी उसको भी रिकॉर्ड किया गया. आफ्टर अ वाइल जब उन्होंने वो दे दिया उसके बाद भी उनका इमोशनल स्टेट रिकॉर्ड किया गया. सो जो लोग हाईली ऑप्टिमिस्टिक थे, यानी कि जिनको जो सोचते थे कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर करेंगे, एंड जब वो रियलिटी नहीं रिफ्लेक्ट किया सो दे फेल्ट अ लिटिल मोर. जो इमोशनल स्टेट था जब उन्होंने ये रिपोर्ट किया तब तो उन्होंने अच्छा फील किया, पर लेकिन जब वो रिजल्ट आ गया एंड जब वो उसमें गैप था तो उनको उतना ही बुरा लगा. एंड एज कम्पेयर टू पीपल हु वर पेसिमिस्टिक और रियलिस्टिक अबाउट देयर रिजल्ट, एंड जब उन्होंने वो रिपीट किया, जब वो रिपोर्ट किया था एंड जब उनका रिजल्ट आया एंड वो उसमें रिफ्लेक्ट हुआ तो दे वो सॉर्ट ऑफ अ सिमिलर इमोशनल स्टेट. जो तब था वो अब था. ठीक है. तो दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि लाइक जब इमोशनल स्टेट को हमारे कैसे रिफ्लेक्ट करता है. तो इसमें और एक और चीज जो इसमें पाई गई थी वो ये थी कि लाइक वो जो इमोशनल स्टेट था वो जस्ट फॉर इट लास्टेड ओनली फॉर लाइक 24 आवर्स, उसके बाद वो खत्म हो गया. सो इट्स ऑल्सो लाइक कि वो बहुत ही ज्यादा टेम्पररी है जो वो इमोशनल स्टेट है. या सो दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट दैट दे डन. Bhagyashree, if you have any questions. Yeah, so I was thinking about what if the the temporary period of negative feeling, we can say, goes for a longer time. Like I've seen this in Indian parents, like uh, बहुत वो लोग बोलते हैं कि like if you're not doing anything they start telling you you're not doing anything. I've heard this from my friends also कि बहुत होता है when things go bad, instead of supporting you they'll try to demotivate you. So this happens with the Indian mentality. I don't know about other parents but I've observed this. So ये इसमें इंक्लूड हो सकता है, लाइक व्हाट इफ इट गोज प्रोलॉन्ग, लाइक ज्यादा है. क्या 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 sorry, I missed it. Okay, What so was your question? She you is trying said to say that. Yes, Bhagyashree, continue. no, go on. Okay. Yes, Shivani. So basically, what she was trying to say is that when we talk, when you spoke about that temporary feeling, right, about your future, yeah, about your performance in something, कि जो जैसे for वो experiment conduct हुआ था. So एक temporary feeling होती है. So she's saying that what if that feeling lasts, it's prolonged, it lasts for a longer time. Like for example, जैसा she gave a very good example about Indian parents. तो उसमें actually what I personally, मेरा opinion ये है कि जब Indian parents अगर हमारा let's say for example किसी बच्चे को वो उसको ATKT आ गया या फिर वो फेल हो गया, तो क्या होता है कि हाँ ठीक है, जब रिजल्ट आया तो मे बी कुछ दिनों के लिए या एक दो हफ्तों के लिए द पेरेंट्स विल बी मैड एंड दे विल बी एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड, बट वो बाद में प्रोलॉन्ग इसीलिए हो जाता है बिकॉज
of the societal factors, of the social factors that are prevalent. जब उस चीज के कि you failed at this और you like इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस जो हम एकेडमिक मार्क्स को दे जाते हैं. लाइक मेरी टीचर ने भी जब वो हम टेस्ट की बात कर रहे थे ना, टेस्ट हाइपोथेसिस और ये सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे, तो मेरे प्रोफेसर ने एक चीज बोली थी लाइक कि दैट any test in this world is as good as the person who is making it. So जो वो टेस्ट है वो उतना ही अच्छा है जो जितना उसको बनाने वाला अच्छा है. So it's not like the end of it, and it's not like a judgment upon like तुम कितने लायक हो या तुम कितने नालायक हो. A test hardly measures anything. So yeah, and जितना importance, and it's very true कि जितना importance हम हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में मार्क्स को दिया जाता है, that is something that is very very like prestige, and I think that shouldn't be the case. थोड़ा उसको भी देखने की जरूरत है. But yeah, so the thing is like question कि वो कितने टाइम तक रहेगा, it's about like constant reminders जो उसके मिलते हैं कि like तुमने इसमें बेकार किया, that prolonged the period and the difficulty. So it's also essential कि we are more acceptable and like अब क्या करें कि वो हेल्प हो सकता है and वो बदल सकता है. That's a more productive way to go. So yeah, that's about it. Okay, moving on, we have planning policy. This is something that Bhagishri was also speaking about, and this is something that I do, we do, everyone do. जो planning policy है basically our tendency to believe that we can get more done in a given period of time than we actually can, or that a given job will take less time than it really will. It's happened with me every single time. So yeah, it's very true and it's very real कि like हम जब भी अपना गोल सेट करते हैं, जब भी हम वो प्लान बनाते हैं, वो हमेशा इससे होता है कि ये गोल है, ये ऑप्टिमिस्टिकली क्या हम अचीव करना चाहते हैं. इट्स ऑल्सो अबाउट कि लाइक कि जब मैं ज्यादा करूंगा तभी तो मैं थोड़ा भी करूंगा, और वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं होता. हमें लगता है कि इतना सारा करना है, अब ओ गॉड इतना प्रोकास्टिनेट कर करके एक साथ दे दिया तो अब तो कुछ नहीं होने वाला. सो इट्स ऑल्सो लाइक अगर जब हम प्लान बनाते हैं तो उसको हम कितना रियलिस्टिकली बनाते हैं और कितना ज्यादा हम क्वेश्चन कर पाते हैं. ठीक है, इसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी बात इसमें भी हम करने वाले हैं. लाइक प्लान जब हम करते हैं तो हम कैसे सोचते हैं एंड वो क्यों फेल होता है बार बार. सो या इसके दो रीजन है. पहली बात तो चीज जब भी है जब हम प्रिडिक्शन करते हैं किसी भी लॉन्ग टर्म इवेंट की, सो या जब भी हम इसकी प्रिडिक्शन करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कितना टाइम लगा था इसमें एंड कितना ज्यादा नहीं हम प्रिडिक्शन करते हैं. तो जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम अपने आप को इमेजिन करते हैं वो काम करते हुए और हम कैसे काम करेंगे. लेकिन हम इस चीज को नहीं नोटिस करते जब पिछली बार मैंने ये काम किया तो तब मुझे कितना टाइम लगा था. अगर हम ये सोचते भी हैं तो हम ये सोचते हैं पिछली बार जब मैंने काम किया था तो मेरे को ये परेशानियां आई थी, एंड वो परेशानियां आई थी वो बाहर की वजह से आई थी. लाइक इट्स समथिंग दैट वाज आउट ऑफ माय कंट्रोल. ये लाइट चली गई थी या फिर ये खराब हो गया था या फिर मुझे दूसरा काम आ गया था. सो दैट इज समथिंग दैट वी बिलीव दैट दिस इज समथिंग दैट आउटसाइड ऑफ अवर कंट्रोल. बट लेकिन जब वो चीज हम दोबारा करते हैं हम ये कंसिडर नहीं करते कि वो आउट ऑफ कंट्रोल चीजें भी दोबारा हो सकती हैं. वी ओनली फोकस ऑन कि मैं ये कैसे करूंगा और मेरे को ये पढ़ने में आई गेस 4 घंटे लगेंगे या फिर ये इसमें खत्म हो जाएगा. सो उसमें वो फैक्टर्स मुझे बीच में ये हो सकता है वो हो सकता है. सो इट्स ऑलवेज लाइक इससे हम अगर कुछ टेक बैक ले तो यही है कि लाइक पिछली बार जब आपने ये काम किया था आपको कितना टाइम लगा था एंड क्या क्या फैक्टर्स थे उसमें जो कि उसमें कंट्रीब्यूट किए थे. It's not just about the laziness aspect, and I don't believe that laziness actually exists, but वो दूसरा topic हो गया. Yeah, staying here. So yeah,
द अनदर फैक्टर इज कि मोटिवेशन, हमारे में कितनी मोटिवेशन है उस काम को करने की। अगर हम बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हैं तो हम जो प्लानिंग करते हैं वो इस पे ज्यादा बेस्ड होती है कि हाउ वी वांट टू बिलीव, एंड जब हम चाहते हैं, हमारी डिजायर्स एंड हमारी मोटिवेशन है कि ये चीज ऐसे हो, सो हम ये प्लान भी ये करते हैं कि हो जाएगा। So that is the basic tendency behind the planning policy. हम उतना realistically और reality check नहीं कर पाते because we want that thing to happen, and that's why we believe that it will happen. So yeah, that's also a thing. Yeah. One minute. Also, I would like to yes, Bhagati. Yeah. So it's like एक बार पता चल जाता है ना कि we are doing wrong, so we tend to stick to realistic plans, ठीक है? But when these realistic plans tend to work out, we then fall in trap to this planning policy, thinking that ये last time work किया था, तो इस time I'll improve. Like, did you all get it? Yes, but probably like last time जो भी hindrances आए हैं उससे कुछ अलग ही situation ये time आ गया, and is that what you're trying to say कि जो realistic जो factors थे वो somehow change हो गए and that led to maybe the delay or something that it affected the deadline of your the timeline of your task. So actually, this is something that even I wanted to talk, that I wanted to mention. Ki when when we have a project like where I work, so basically in a lot of like in most of the companies, they have this approach that जब भी कोई project आता है, so we have to prepare like a timeline before we start working on the project. So एक किक ऑफ मीटिंग होता है एंड उसमें हम लोग डेडलाइन देते हैं, हम लोग लाइक लिटरली डे वाइज वीक वाइज शेड्यूल बनाते हैं कि हम लोग ये प्लानिंग ये स्टेज के लिए हम इतने दिन लगाएंगे, ये स्टेज के लिए हम इतने दिन लगाएंगे। एंड द आयरनी इज कि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि इतना डिटेल प्लानिंग करने के बाद भी डिलेज होते हैं, because even in that a lot of time it happens that people tend to miss out on those basic small realistic things कि ये स्पेयर पार्ट का डिलीवरी लेट हो गया, या वो चीज कहीं और पहुंच गया, या कुछ हो गया, या बारिश चालू हो गई अचानक से। तो a lot of these realistic factors are not taken into account, and I feel that somewhere ये planning policy भी है and error of omission भी है. So it is like a combined effort of both of those those notorious things that affect. It's actually all under the optimism bias. ये जो भी चीजें मैं बात कर रही हूँ, मैं स्पेसिफिकली अब छोटे छोटे एस्पेक्ट्स की बात कर रही हूँ, बट इसका लार्जर जो आइडिया है वो ऑप्टिमिज्म बायस ही है. Exactly. Planning policy is also optimism bias, and error of omission is also something that is the reason for optimism bias. So और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, that is something that लाइक उन्होंने एक्सेस किया था कि कौन इसके ज्यादा सस्पेक्टेबल है प्लानिंग पॉलिसी के, लाइक किस पे इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है और किस पे कम पड़ता है. सो दिस ग्राफ एक्चुअली शोज कि प्रिडिक्टेड टाइम जो लोग इसका जो डिफरेंस था वो ये था कि लाइक जो लोग ज्यादा पावर में होते हैं वो ज्यादा ये पॉलिसी में फॉल बैक करते हैं. सो द थिंग दैट दिस एक्सपेरिमेंट शोज, जो प्रिडिक्टेड टाइम था दैट इज वेरी कंपैरेटिवली लो टू द एक्चुअल टाइम दैट इट टुक टू कंप्लीट द टास्क. जो एक्चुअली में टाइम लगा वो काम करने में, दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम. बट उसमें भी आप देखेंगे जो लोग पावर में थे, यानी कि जिन लोगों के पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी काम कराने की, सो वो जो लोग थे वो और भी ज्यादा मिस्टेक करते हैं एज कंपेयर टू the ones who are at the lower power strata. So इसका simple reason ये है कि जब लोग पावर में होते हैं, so they focus on कि we need to get this task done, मतलब मुझे ये काम करवाना है. and जब जो लोग relatively less power position में होते हैं तो वो उसके step में सोचते हैं कि ये चीजें करनी है, ये चीजें ऐसे होगा.
they are still optimistic but are relatively less optimistic one, because वो ये चीज सोचते हैं कि होगा कैसे और उसके steps क्या हैं. So that is one thing that was demonstrated by this experiment. Yeah, so I wanted to say कि ये जो पावरफुल लोग हैं फिर वो अपना डोमिनेंस चलाने के लिए बोल तो देते हैं, बट जो काम करते हैं उसको पता होता है कि कितना टाइम लगने वाला है. So ये if it is considered by the person who is in power, so maybe वो एम्प्लॉई के ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं आएगा, which will not cause Also more. the reason why the HRs of the company are now considering decentralization, यानी कि decentralization ये है कि power एक ही जगह जो centralized है उसको decentralize करो. Like जो काम जो कर रहे हैं उनको वो पावर दो, डिसीजन मेकिंग दो, तो दैट विल इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी. दैट इज द रीजन व्हाई, बिकॉज वो काम कर रहे हैं, उनको उतनी जो डिटेल्स हैं या उतने स्टेप्स हैं उनकी ज्यादा समझ है, बिकॉज वो कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई द डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट जो कि अभी नया HRM में लाइक बहुत ही ज्यादा कंसिडर किया जाता है. एंड इसमें रेजिस्टेंस भी बहुत होता है. लाइक मेनी कंपनीज आर वेरी रेजिस्टेंट टू दिस आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. So yeah, but that is something that aspect is something that we really need to consider, like for a company or for any organization, educational organization and organizations like us as well. But yeah, so that is very important aspect. Yeah, moving on. Also, I want to add one thing. The thing I was telling previously, I was talking about कि एक एग्जांपल लेते हैं. स्टूडेंट्स की लाइफ में ऐसा बहुत होता है कि 10 अगर 3 चैप्टर है तो एक चैप्टर एक दिन में 10 पेजेस 1 घंटे में, फिर ऐसे ऐसे एकदम डिटेल वाले. या पूरा पढ़ गया. तो इट्स लाइक मतलब बहुत ज्यादा होता है ये सब प्लानिंग, और जो एक्चुअल उसमें रिफ्लेक्ट होता है जब जो कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर होता है. सो या इट्स ऑल्सो अबाउट कि हम कितना रियलिस्टिकली अपना गोल सेट कर रहे हैं और छोटे छोटे स्टेप्स से, इतना ज्यादा वो नहीं. तो या थोड़ा इम्प्रूवमेंट की हमेशा कोशिश करते हैं, बट थोड़ा बहुत तो डिफरेंस हमेशा रहेगा, हमेशा, बिकॉज यू कांट each and every aspect that will happen in the future. So I was asking that only कि even if you take baby steps, चलो one for day 1 it is done, day 2 it's done, ऐसे करके for a week it's done, but a time comes that you realize that okay, wow, you have accomplished. Now then you fall into trap of this planning policy. Like you tend to think now I have achieved so much, तो चलो अभी वापस एक नया गोल बनाते. तो this falling into trap of planning policy can come again and again, I think so. Yeah. Are you talking about saying कि एक बार या मेरी वॉइस कर रही है? It's good. Yeah. So I was saying कि like are you thinking of एक बार अगर एक चीज हमसे गलती हुई, सॉरी, एक बार हमने एक गोल पूरा किया एंड वो अचीव कर लिया, सो वी आर मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड नाउ वी प्लान अ इवन हायर गोल. आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वो वैलिड है बिकॉज तुमने वो अचीव कर लिया, देन यू कैन सेट ऑफ. बट मैं उस कंडीशंस की बात कर रही हूँ जब तुमने ये सेट किया और वो तुम अचीव ही नहीं कर पा रहे हो. दैट इज लाइक जब इन सिचुएशंस में जब हम रियलिस्टिकली प्लान ही नहीं कर पा रहे. इट्स वेरी गुड अगर जो तुमने सेट किया वो तुम अचीव कर पा रहे हो, एंड इट्स ओके इफ तुम अपना स्टेप बाय स्टेप अपना गोल भी बढ़ा रहे हो. दैट्स हाउ वी प्रोग्रेस एज वेल. इट्स एब्सोल्युटली फाइन इफ यू गो अहेड एंड डू दैट, एंड इट्स ऑल्सो फाइन कि लाइक अगर आप ऑप्टिमिस्टिकली बहुत ज्यादा बड़ा गोल भी बना रहे हैं. आई एम जस्ट स्पीकिंग अबाउट लाइक कि क्या करें हम, कि कितना रियलिस्टिकली, एंड द डीमोटिवेशन दैट वी फील कि लाइक अगर इतना सारा कर दिया तो हम करते ही नहीं अगली बार से प्लान, कि प्लान करने का फायदा नहीं है, ये कभी होगा नहीं.
planning does helps and it also clears like certain aspects, but वो हमेशा थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा. अब वो डिफरेंस आप कितना कम कर सकते हैं, that depends on how realistically you think about that situation. So yeah, that's it. I hope I answered your question, Bhagesh. So yeah, moving on. Next slide that we have, yeah, counterfactual thinking. This is also something that is important and it's also very relevant. Counterfactual thinking, I think I have an example, a really good example for this. Yeah. What if? Counterfactual thinking is always about like some aspects जो कि नहीं हुए. What if? For example, एक बंदा है जो कि अपने काम करके अपने ऑफिस से निकला एंड देन वो घर जा रहा था एक्सीडेंट में ट्रक रन ओवर है. वी विल फील सिंपैथी, वी विल फील सॉरी, वी विल फील एवरीथिंग. ठीक है, इस सिचुएशन में अब एक नई सिचुएशन है जिसमें मैंने बोला कि वो रोज अपना टाइम 9 बजे जाता था, बट इस टाइम उसको कुछ काम आ गया एंड वो 7 बजे निकल गया. एंड 7 बजे निकल गया, इस वजह से उसका उसी टाइम पे उसका एक्सीडेंट हो गया. सो थोड़ी सिंपैथी कम हो जाती है. लाइक वी टेंड टू थिंक अगर वो इस बार इस समय में नहीं निकलता, वो अपने एक्चुअल टाइम में निकलता, लाइक 9 बजे निकलता, तो शायद उसका एक्सीडेंट नहीं होता. तो वो जो सिंपैथी हम फील कर रहे थे वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो व्हाट इफ आ गया कि वो ये चीज नहीं करता तो मे बी वो नहीं मरता. सो द थिंग इज कि एंड आप लॉजिकली सोचो, इसमें लॉस तब भी उतना था, लॉस अभी भी इतना है. इसमें कैसे एक्सप्लेन करोगे आप कि क्यों ये सिंपैथी में रिडक्शन हो रहा है. एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट इज लिमिटेड टू, ये सिर्फ उसमें लिमिटेड नहीं है. जब हम रोड एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, it's about basically about every crime and everything that we think about, even in the cases of rapes or murders and things like that. हमारे पास जब हमें पता चल जाता है कि what if and क्या वो गई ही क्यों वहाँ पे, what if वो जाती नहीं, what if वो ये करती नहीं, what if यहाँ पे आए नहीं होते, what if रात का टाइम नहीं होता. सो वो what if मिलके हमारी जो सिंपैथी है या जैसे हम चीज़ों को देखते हैं वो डिसऑर्ट कर देती है. इन काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग हम उसको नहीं सोच रहे जो कि फैक्ट हुआ, हम वो सोच रहे हैं what might have been, क्या हो सकता था. सो दैट इज एंड ऑल्सो एन टिल्ट दैट वी सी. एंड अब इस काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग में दो तरीके की काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग होती है. एक अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल एंड अदर थिंग इज डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल. So वो जो काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग है दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय दिस इमेज. अगर एक बंदा है जो कि सिल्वर मेडल लाता है, ओलंपिक्स की एग्जांपल ले लें हम, ठीक है, ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल आता है. सो उसने अपने आप को उसको लगता है कि जब वो गेम चल रहा होगा मैं गोल्ड मेडल ला सकता था, पर मैं इतने से के लिए छूट गया एंड लाइक मेरे को सिल्वर आ गया. सो वो जो व्हाट इफ है वो बहुत ही ज्यादा, जो गोल्ड लाने का है वो बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है उसके दिमाग में कि बस इतना सा करेगा. सो दैट सिल्वर मेडल जो लाने वाला है उसको जो फीलिंग होती है वो जेलसी की या एनवी की और डिसअपॉइंटमेंट की वो ज्यादा होती है. एंड वही आप कंपेयर करो जो ब्रॉन्ज लाया. अब जो ब्रॉन्ज लाया उसके दिमाग में ये ज्यादा उसकी काउंटर फैक्चुअल होगा या फिर व्हाट इफ मेरे को कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि द थिंग इज उसने अपने आप को लाइक जब उसके मैचेस हुए होंगे उसने देखा होगा कि लाइक इतने से के लिए रह गए, चलो कुछ तो आया, मैं खाली हाथ भी जा सकता. सो दैट्स द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फॉरवर्ड थिंकिंग, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग. सो वो व्हाट इफ जो है कैसे डिफरेंटली अफेक्ट करता है दोनों इंडिविजुअल को. आप ऐसे देखोगे तो लाइक इट्स सिंपली अबाउट, एंड जो ये रिसर्च में भी बार बार ये पैटर्न रिपीट हुआ है, एंड दैट्स व्हाई देयर समथिंग दैट दे हैव नोटिस. वो व्हाट इफ कितना ज्यादा अफेक्ट करता है कि काश ये हो जाता या फिर ये तो मिला, दैट्स इट, मैं हार भी सकता था. वो व्हाट इफ, दैट इज समथिंग. दूसरी चीज आई थिंक यहाँ पे
एक और आई गेस एक्सपेरिमेंट था. Yeah, the other thing is like upward कि counterfactual thinking जो है, that is also something that is sometimes beneficial as well. Because ये beneficial कैसे होती है? जब हम ये सोच पा रहे हैं कि like मैं ये हार गया, ठीक है? तो what if I have done this differently? What if I haven't done that in the first clump? तो क्या ये outcome होता? So that also helps कि like आप जब वो दोबारा चीज करोगे वो what if maybe आपको help करे. So and everything that I have talked about in this session is something that has some value, that has some adaptive value in it. But उसके साथ साथ कुछ problems भी हैं जो आती हैं. So उसी के बारे में हम अभी इस session में बात कर रहे हैं. So yeah, the counterfactual thinking एक तरीके से आपने negative effect देख लिया इसका कि like it reduces the sympathy for the individual that we seen as the victims. एंड वो व्हाट इफ्स हमारा क्लाउड कर देता है कि लाइक अगर वो ये नहीं करती तो, या फिर अगर वो ये नहीं करता तो मे बी उसके साथ ये नहीं होता. सो दैट इज लाइक द काउंटर फैक्चुअल अफेक्टिंग अस इन अ नेगेटिव वे. एंड ऑल्सो लाइक अगर आप अपने आप में सोचो कि अगर मैं हाउ वी एक्सेस अवर इम्प्लीकेशंस एंड हाउ वी एक्सेस अवर जो भी हम जीते हारे उसको जब हम सोचते हैं, सो वो व्हाट इफ वहाँ पे भी आता है. सो जनरली हम यही सोचते हैं कि लाइक ये कर देता तो ये भी आ जाता. सो दैट गिव्स अस लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट एंड लाइक एट द सेम टाइम व्हाट इफ मैं कुछ भी नहीं लाता तो, व्हाट इफ ये भी नहीं होता तो, दैट गिव्स अ सेंस ऑफ होपफुलनेस एंड थिंग्स लाइक दैट. सो या, ओके, मूविंग ऑन. And this is also something that living. I want to add this. This what if thinking also comes under daydreaming. Like कभी कभी होता है ना कि कोई सिचुएशन हो जाने के बाद you think that comeback of a comeback. अगर मैं वो सिचुएशन में होती तो मैं ऐसा comeback देती and that situation would have turned out very different. Like is it like that? Yeah, exactly. Like this is something that what if ये किया होता, what if वो हुआ होता. So yeah, it's all about. Also this thing of upward and downward what we said thinking, like you just mentioned right now, this thing is also used against जब आप ऐसा मतलब कोई आपका फ्रेंड आपके पास आया एंड यू स्टार्ट टेलिंग योर द फ्रेंड स्टार्ट्स वेंटिंग आउट कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, एंड वेंटिंग आउट के बदले आपको लगता है कि वो कंप्लेन किए जा रहा है, तो आप उसे अच्छा पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हो कि भले ही तेरे साथ ये हुआ है पर तेरे साथ अच्छी चीज तो हो रही है. तो इवन इफ यू try to show that positive picture, वो उसके आपके फ्रेंड के लिए अच्छा साबित नहीं हो पाता क्योंकि इट्स लाइक वो वेंटिंग आउट के प्रोसीजर में आप ऑब्स्टिकल ला रहे हो एंड यू आर नॉट लेटिंग दैट पर्सन बी देमसेल्फ. इवन तो आप हेल्प कर रहे हो बट इन अ वे वो डाउनफॉल भी ला सकता है. इसको गैस लाइटिंग बोलते हैं. हिंदी में इसका क्या मतलब है पता नहीं, बट आई वांटेड टू टेल अबाउट दिस. The thing that you're talking about, like पहली बात तो like venting out, it's always like मतलब आप पूछ सकते हो उससे कि क्या तुम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सुनूं. You want to vent out or you want me to provide solution. Sometimes people just don't want कि उन्हें कोई solution दे या उनको कोई रास्ता दिखाए. They just want कि कोई उन्हें सुने. And at least it's हमें लगता है कि सुनना आसान काम है. And therapist भी हमें लगता है कि कुछ नहीं करते, वो क्या ही हो गया है, बस उसको तो सुनना ही है and वो बैठ के सुन रहा है. Active listening is something that is so underrated and मतलब and it's very emotionally burdening as well. And इसलिए हम बोलते हैं कि like जब आप
एंड जब हम लाइक कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसी तकलीफ में आता है, इट्स ऑलवेज advisable to recommend them to a professional or to recommend them to a therapist, because वो जो skills हैं या फिर वो जो ट्रेनिंग है कि उस बर्डन को कैसे लेना है या कैसे सॉल्यूशंस भी देने हैं, दैट इज दीज पीपल आर बेटर इक्विप्ड विद. सो जो ये इनवैलिडेशन हम फील करते हैं, लाइक इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक हम कैसे मोर सक्सेस यार मेरी इंग्लिश खत्म हो गई है, आई कांट प्रोनाउंस दैट वर्ड, चलो कोई बात नहीं. Yeah, what I was trying to say was that कि हम कितने ज़्यादा open है वो सुनने के लिए. So sometimes the like your best friend or your friend doesn't want the solution. आप पूछ सकते हो, अगर आपको नहीं पता तो आप पूछ लो कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें solution बताऊं, या क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सुनूं, या फिर तुम सिर्फ चाहते हो कि कोई तुम्हें सुने. So that is something that you can do, and yeah, it's not advisable to like सबको पता है कि like optimistically और वो सब, but sometimes situations are there that thinking positively or optimistically is not possible, and that is the reason why they have came to you for support or came to you to tell you the things, because वो चाहते हैं कि कोई सुने उन्हें, वो चाहते हैं कि कोई समझे the complexities that they are going through. So yeah, that I hope this answers your question. Also, I would like to add one point that a lot of times counterfactuals, it may lead to what we call decision paralysis or the choice paradox, जो हमने previous one of the previous sessions में भी हमने mention किया था कि like हो सकता है कि एक बार जब एक task हमको दिया and उसमें we did something and then हमको लगता है कि ओके व्हाट इफ हम मुझे ये चीज ऐसे करनी चाहिए थी, अगर मैं उसको ऐसे करती तो शायद से मेरा रिजल्ट बेटर आता है, आई कुड हैव इम्प्रूव. तो वो सेम टास्क जब वापस करने आता है या फिर आपको वही चॉइस जब वही चॉइस बनाने का दूसरा मौका देते हैं, तो you start analyzing it even more कि if I choose this, if I choose option A तो क्या क्या हो सकता है, if I choose option B तो क्या क्या हो सकता है. तो उससे क्या होता है कि choice paralysis हो जाता है. So that is what I think we had discussed in this in previous sessions also कि then you tend to not be happy with your choice when you have too many options. And yes, and when when you have like maybe just one or two options, or when you don't have any option at all, you'll be like हाँ चलो ठीक है, मतलब मेरे से जितना हो पाया मैंने उतना किया, चलो ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ. So I guess that is also very very interconnected. Yeah, it's very relevant, right? मतलब यही इसी चीज के बारे में मैं बात भी कर रही थी, like the responsibility that we feel once we have the option, and like जितने ज्यादा options होंगे, and ये पाया भी गया है, like choice paradox इसी की बात करता है, अगर आपके पास million choices हैं, that chances for you to end up dissatisfied with your choice increases million times. अगर आपके पास मिलियन चॉइसेस है, क्योंकि आप मिलियन अदर चॉइस कर सकते थे, घर जाके वो हमेशा वो दूसरा वाला ऑप्शन ही बेटर लग रहा होता है हमें कि क्या मैं अगर ये ले लेता तो मे बी वो इससे भी अच्छा होता. So yeah, the feel dissatisfied in that situation. This is mostly seen in career selection, like जो चल रहा रहता है चलता है, फिर जब आपके फ्रेंड कुछ आपसे अच्छा करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि अरे नहीं ये भी कर सकते थे, अरे नहीं वो भी कर सकते थे. So yeah, I just wanted to add this. Grass is always greener on the other side. Is that? Yeah. Okay, moving on. Next we have magical thinking, terror management, and belief in the supernatural. It's very relevant in current times as well. आप बात कर रहे हो लाइक टेरर मैनेजमेंट की और डर मैनेजमेंट की, तो इससे ज़्यादा लाइक ट्रबलसम, और जब कोई सर्टेनिटी नहीं है हमारे पास, एंड एक तरीके से फियर हर जगह पे है कि लाइक what if you get sick, what if like the cases of coronavirus and everything.
that is increasing and the death जिनकी होती है वो उनको अफेक्ट करता है, बट उसकी वजह से जो लोग देख रहे हैं कि लाइक पीपल लुकिंग at the people losing their loved ones, so उसका भी जो वो fear है वो translate करता है. So collectively जो हमारा environment of fear that is there. So fear में जो and खासकर जब हमें remind किया जाता है कि the fragility of like we all have to die at some point in time. So जितना ज़्यादा ये डर होता है, our tendency to believe in supernatural and magically कि कुछ क्योर हो जाएगा या magically कुछ कोई आके बचा लेगा या फिर कुछ तो like the God will save us or things like that, that increases. So that is the tendency that is there. In questions की मैं अगर बात करूँ भाग्यश्री, would you like to answer these? I was thinking from like India में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भगवान ही हमारा करता धरता है, भगवान सब संभाल लेगा. तो ये इंडियन मेंटालिटी को बहुत ऐसा क्वेश्चन रेज कर सकता है. सो आई वाज थिंकिंग दैट ओनली. Yeah, actually the thing is like the belief thing and the मतलब higher being exist करता है जो हमें देख रहा है, that helps, that has a like, and the ये thinking exist करती है because it has some adaptive value, because like ये अगर exist मतलब ऐसे हम सोचते हैं तो इसका कोई reason है जो हम ऐसे सोचते हैं, क्योंकि एक तरीके से that gives us a sense of comfort, whatever temporary that may be, but it gives us a sense of comfort कि like कोई तो आके someone will save us. एंड जो इतनी ज़्यादा टेंशन की चीज़ है या फिर जो भी है वो उतना परेशान करती है तब. सो द थिंग इज़ कि वो लेकिन हम जब लाइन खींचना और जब हम हर चीज़ को, फैक्ट को, लॉजिक को कि वो उस पर कि भगवान ही बचा लेगा, दैट इज़ नॉट अ रैशनल थिंग टू डू, बिकॉज जब हम ऐसे ही बिलीव करने लगते हैं वी लूज अ सेंस ऑफ रियलिटी एज वेल. एंड इसी की बात इसमें भी की जा रही है. आई वांटेड लाइक सम क्वेश्चंस हैं कि if you are in a class and don't want the professor to call you on, do you try to avoid thinking about being called on? जब हम प्रोफेसर इस क्लास में कोई सवाल पूछ रहा है एंड हम चाहते हैं कि हमसे ना पूछे तो हम अपने आप को बता रहे होते हैं कि ये सोचो ही मत कि वो तुम्हें पूछ रहा है, तो ये होगा भी नहीं. Is that something that we all do and must have do? But आप इसको लॉजिकली सोचो, मेरे सोचने से उनको पूछने से क्या फर्क है, या फिर मतलब अगर मैं सोचूंगी क्या वो सच में this can't be explained by any physical law, मतलब कोई भी फिजिक्स के लॉ आप लगा लो उससे नहीं एक्सप्लेन होगा, बट वी टेंड टू थिंक दैट वे. एंड सेकंड क्वेश्चन है, इफ यू वर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू buy a travel insurance, would you feel you were tempting fate and inviting calamity by not purchasing it? अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो और आपको कोई ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करे कि लाइक आप वहाँ जा रहे हो, ये इंश्योरेंस है, अगर कुछ हो गया तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा. अगर आप वो रिजेक्ट करते हो तो आपके मन में थॉट आता है कि अगर मैं रिजेक्ट करूंगा तो कैलामिटी हो जाएगी, जबकि उसका रिजेक्ट करने से आपकी प्रोबेबिलिटी जो भी है दुर्घटना घटने की या नहीं घटने की, दैट वोंट चेंज, बट वी टेंड टू थिंक दैट. सो हाउ कैन वी एक्सप्लेन दैट? एंड थर्ड क्वेश्चन है, इफ समवन ऑफर्ड यू अ पीस ऑफ चॉकलेट शेप लाइक अ कॉकरोच, वुड यू ईट इट? मतलब कॉकरोच की शेप में चॉकलेट है, इट्स चॉकलेट बट इन द शेप ऑफ अ कॉकरोच, क्या हम खाएंगे? और नहीं खाएंगे तो क्यों नहीं खाएंगे? है तो चॉकलेट ही, बट व्हाई वुड वी वुड ट्राई टू अवॉइड इट? तो ये चीजें हैं जो ये आंसर आप कैसे करोगे. एंड द थिंग इज हम इस मैजिकल थिंकिंग में अज्यूम करते हैं कि लाइक अगर मैं उस चॉकलेट की बात करूँ, वहाँ पे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी अप्लाई होता है कि लाइक हम ये अज्यूम करते हैं जो चीज़ें सिमिलर होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं.
अगर ये कॉकरोच की तरह दिखता है, वो उससे रिजेंबल करता है, तो मे बी उसकी प्रॉपर्टी भी सेम। तो इसीलिए हम उसको खाना नहीं पसंद करते, बिकॉज साइकोलॉजिकली हमारा माइंड ऐसे मैप है कि लाइक वी टेंड टू अवॉइड डेंजर एज एज मतलब जितना ज्यादा हम डेंजर को अवॉइड कर सकते हैं उतना हम कोशिश करते हैं। हमारा जो इंस्टिंक्ट लेवल है वो हमेशा ये ट्राई करता है टू प्रोटेक्ट यू, टू प्रिजर्व यू, जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिसको हम बोलते हैं। तो इसीलिए जो चीजें लगता है कि हमें डरावनी है या फिर हमें नुकसान कर सकती है, वी आर एक्स्ट्रा कॉशियस ऑफ दैट। सो एंड इफ यू बिलीव दैट कॉकरोचेस आपको डर लगता है, वो देयर आर चांसेस आप यू वोंट ईट इट। एंड मेरा ये करने का, ये सेशन करने का मतलब ही नहीं है कि यू शुड ईट इट, देयर इज नथिंग लाइक दैट, बट आई एम सेइंग कि डिफरेंस क्या है। अगर हम लॉजिकली देखो, वो चॉकलेट है, उसमें कॉकरोच कहीं नहीं है, वो चॉकलेट का बना हुआ है, पर आप क्यों नहीं खा पाते हैं? So that is something that is important to note. And this is also something that जब हम मैजिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि लाइक कोई बहुत दूर का बंदा जो हो कि मतलब रियलिटी से बहुत दूर है, वो ही सोचता होगा। इट इज समथिंग दैट वी ऑल डू। एंड मतलब इसमें से कितनी भी चीजें हैं जो मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत सुपरस्टिशियस इंसान करे, वी ऑल टेंड टू बिलीव in it in some form or the other. So yeah, the topic that we have, why rationality is rarer than we think. मतलब कि हम most situations में rationally नहीं act करते, and this is the demonstration for that. Yeah. So any questions that you have, Bhageshri? Yeah, it was like कि ये fear mongering रहता है, तो वो बेसिकली अटैक करता है तुम्हारे सेफ्टी पे, तुम्हारे सर्वाइवल पे, कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें ये हो जाएगा। तो वो सर्वाइवल का जो फाइट रहता है ना, जो एवोल्यूशनरी जो चलता जा रहा है, ये उसके ऊपर पॉइंट आउट करता है। एंड सेकेंड, अगर आप सर्वाइवल की बात करो एज अ टाइम ऑफ लाइक, जितना ज्यादा फियर है, लोग डर रहे हैं कि चीजों मतलब बाहर जाने से या वो करने से, बट आप स्टिल देखोगे कि लाइक लोग फिर भी जा रहे हैं। एंड मतलब दे मैजिकली बिलीव कि मतलब somebody will save us। सो ये जो भी है, ये भी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। अगर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता, अगर हमें इतना डर लगता कि मतलब वो we will caught sick or we will get sick, so they shouldn't be out on the street, but they are doing that। तो ये भी डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जितना ज्यादा फियर होता है या जितना ज्यादा हमें डर लगता है, वी टेंड टू ऑल्सो सॉर्ट ऑफ कोरिलेट या टेंड टू लाइक मतलब हम उतना ही ज्यादा इस पे बिलीव करते हैं, सुपर नेचुरल पे बिलीव करते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम कंट्रोल लूज कर रहे हैं, पर कोई तो है जो लाइक देयर इज सम सुपीरियर बीइंग, और कोई सुपर नेचुरल या कोई मैजिकली आके कुछ तो कर देगा। बिकॉज वी हैव टू सेटिस्फाई अवरसेल्व्स, वी हैव टू कन्विंस अवरसेल्व्स कि वी विल बी ओके। एंड बिकॉज इतना ज्यादा वो टेंशन देने वाली चीज है, या इतना ज्यादा वो फियर इवोक करता है, एंग्जाइटी इवोक करता है, तो काम अवरसेल्व्स वी टेंड टू थिंक कि हाँ कोई लार्जर बीइंग या कोई मैजिकली अपीयर करेगा दैट विल सेव अस, बट दैट टेंड टू देन वो हमारी रियलिटी बहुत बार ऐसे डिसऑर्ड कर देता है। बिकॉज अगर वो अभी आप देख रहे हो इतने सारे लोग निकल रहे हैं, दैट इज समथिंग दैट we have to be cautious about, because cases जो हैं वो कहीं नीचे नहीं गए हैं। There is like this epidemic that is only increasing, and we have to take precautions now more than ever जब हम peak पे हैं। So yeah, that is also something that was there। बट एक ऐसा लाइक ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरे हाथों में सब बीमार गिरना, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो वो थिंकिंग भी लाइक कैन बी इंक्लूडेड इन दिस, लाइक हाउ मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब वही होगा जो भगवान की मर्जी, सब वही होगा। Are you saying that? नो, इट्स लाइक अरे ये सब कुछ नहीं है, मुझे क्या ही होना है। अगर लाइक मैं तो बहुत हेल्दी हूँ, सब मेरे हाथों में, लाइक आई एम नॉट पुटिंग इट ऑन आउटसाइड बीइंग, आई एम जस्ट
और मेकिंग माई सेल्फ रियलाइज दैट इट इज ऑल ऑन मी एंड मुझे कुछ नहीं होएगा. यू आर सेइंग कि लाइक मतलब जब हम लोकस ऑफ कंट्रोल खुद में इमेजिन करते हैं, इंटरनल इमेजिन करते हैं, आई थिंक दैट वी टेंड टू अवॉइड डूइंग दैट इन मेनी सिचुएशंस, बिकॉज जब हम कंट्रोल अपने पास समझते हैं कि जो मैं चाहता हूँ मैं वही होता है, तो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर भी आता है. कैसे आता है कि जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं ही कंट्रोल करता हूँ सिचुएशन, तो जब कुछ गलती हुई तो मैं खुद को ही हूँ जो ब्लेम करने के लिए हूँ, क्योंकि मैं ही कंट्रोल करता हूँ अपने लाइफ सिचुएशन. सो वी टेंड टू, और ये जो इसी को शायद एक्टर ऑब्जर्वर बायस कहते हैं. जब जब हम किसी और के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि उसमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि वो ये ना करके वो कर सकता था. एंड जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो हम उसको जनरली एक्सटर्नली उसको एट्रीब्यूट करते हैं. एक्सटर्नली कैसे एट्रीब्यूट करते हैं कि वो चीज हो गई, वो सिचुएशन मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, इसीलिए वो खराब हो गया, मेरे हाथ में नहीं था वो. समझे? जब हम कोई गलती करते हैं वी टेंड टू एट्रीब्यूट इट आउटसाइड, मतलब कि बाहर, कि वो सिचुएशन की वजह से होगा. एंड जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं तब हम उसको पर्सनली कहते हैं कि ये लेट हो गया इसके टाइम पे, कि कैसा इंसान है, जल्दी उठा नहीं होगा, देर तक सोता होगा. वी टेंड टू इंटरनली कि वो बंदे में कुछ प्रॉब्लम होगी, या उस बंदे का एटीट्यूड ही ऐसा है या पर्सनालिटी ऐसा है, तो वो इनवर्डली हम एट्रीब्यूट करते हैं. एंड जब हम अपनी बात करते हैं तो हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, तो वो हम बाहर एट्रीब्यूट करते हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्टर ऑब्जर्वर बायस, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है. भाग्यश्री, डू यू गेट माय पॉइंट? It's like it's very, I understand your point, but it really doesn't answer my question or my comment. Like मैं बोल रही हूँ जब इंसान इट्स लाइक यू पॉइंटेड आउट करेक्ट कि वो बहुत कॉमन है कि वी टेंड टू वी ब्लेम अदर्स फॉर देयर एक्शंस, बट जब हम खुद की बारी आती है तो भी हम किसी और को ही ब्लेम करते रहते हैं. तो मैं बोल रही हूँ व्हेन द पर्सन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शन, जैसे मैं हूँ, अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ कि अगर कुछ होएगा तो मैं देख लूंगी, मैं हेल्दी और मुझे कुछ नहीं होएगा. मेरा कोई थिंकिंग ये नहीं है कि कोई सुपर नेचुरल पावर या फिर अल्टर बीइंग, ऐसा अल्टरनेट बीइंग बाहर के यूनिवर्स वाला मुझे आके बचाएगा. मैं बोल रही हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ चीज़ों का. तो I have an opinion on that. So अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, so what is the question then? मतलब it's not a question, it's like तो fear mongering को it's like counter attack करता है, I can say. I think we tend to avoid doing that because वो बहुत ज़्यादा एक्सलरेट करता है, because एक sense of responsibility और ज़्यादा डर पैदा करती है कि लाइक मैं ये नहीं करता, वो मेरे आउटसाइड था तो मैं कुछ नहीं कर पाया. बट अगर मेरे हाथ में है एंड जब मुझे सिचुएशन दिख रहा है कि लाइक द केस ऑफ कोरोना, जो यहाँ पे मैक्सिमम सिचुएशन है जहाँ पे आप सोचते हो कि फोर्सेस जो हैं वो आउटसाइड है, मैं नहीं कंट्रोल कर सकता इन चीज़ों को, या फिर अगर एपिडेमिक फैल रहा है दैट इज समथिंग दैट इज आउटसाइड माय कंट्रोल, मैं कितनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ मैं वो नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा. एंड जो चीज़ें अभी बदली हैं एंड दैट हैज़ अ सेंस ऑफ लाइक कि पीपल फीलिंग कि उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है उनके लाइफ के सिचुएशंस का या उसके आउटकम्स का. सो या Shivani, I have an opinion. Yes. Like taking a different example, like let's say कि अगर हम ये example ले कि जब हमें professor हम class में हैं and we want कि हमें professor pick ना करे, हमें question ना पूछे. So a lot of time, a lot of students have this attitude, and this is a little bit related to Bhagyashree's point कि a lot of times it happens कि जब किसी अगर एक class चल रहा है, teacher पढ़ा रहा है एंड कुछ स्टूडेंट्स ध्यान नहीं दे रहे क्लियरली, सो जब उनको खड़ा करके कुछ पूछते हैं, सो दे कॉन्फिडेंटली से एनीथिंग which is far from what is right. So actually I had read an article about this which I just got reminded of कि
uh, it does happen so कि जब एक ओवर कॉन्फिडेंस बायस होता है तो वो इसीलिए आता है because that person has that overconfidence because they think that they are far more capable than they are in reality. So what happens is that this is kind of like interlinked to the fact that they do not have the ability to understand what the realistic factors are. So kya hota hai ki when they don't have the ability to process the realistic factors and to understand the way or the weight or the gravity of the situation that they are in, and जब वो खुद को एक हेल्दी क्रिटिकल वे में एनालाइज नहीं कर पाते हैं खुद की कैपेबिलिटीज को, तब जाके उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस बायस आता है. सो व्हाट हैपेंस इज कि बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एनालाइज देयर real capabilities like what they actually are, they end up thinking कि ठीक है मुझे तो क्या ही होगा, like taking the example of the COVID case. So maybe that's what I guess Bhagyashi was trying to say कि they would be like अरे मुझे तो क्या ही होगा. So वो एक over confidence bias आ जाता है. So even relating it to the professor wala example, this is like it brings back a lot of nostalgic memories to me. But I guess like that is what I just wanted to add, and I guess that's what Bhagyashi was trying to say. Thank you. I was trying to say this only. Yeah, I guess that was more about कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा. Yeah, I मतलब मुझे ये समझ ही नहीं आया था, I guess. Yeah. Okay, so I guess this is the end of the slide. Yes. Yeah. Okay, so if you have more thoughts, we can discuss and we can have a questions. And अगर viewers जो देख रहे हैं, they also have any question, you can comment in the comment section. Actually, the Hello. Am I audible? Yeah. So my Little louder, thoughts on please. this was अगर ये this can be an exception to people who are overthinker, and overthinker comes can be categorized under people who are anxious. So this is a personal experience, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि I tend to think things from all perspective, all major perspective. But कभी कभी क्या होता है ना, भले तुम कितना भी सोच लो, जो आउटसाइड फोर्सेस होती है ना, यू कांट प्ले अगेंस्ट इट. लाइक तुम कुछ भी कर लो, एट द एंड कुछ ऐसा आने ही वाला है कि वो तुम्हारे जो प्लानिंग या फिर तुम्हारे थॉट प्रोसेस को काउंटर अटैक कर सकता है. लाइक ऐसा आता है कि लाइक यू कांट डिसाइड व्हाट is going to happen to you. You have to leave some space for the for unknowing things, for the things that are not in your system of thinking. Like, are you all getting it? It's like, how to explain, ये प्लानिंग फैलेसी का एक ले लेते, इतना प्लान करते कि यू डोंट कीप स्पेस फॉर थिंग्स जो जिसके कोई चांसेस है होने के. लाइक सपोज एग्जाम है कल एंड आई एम स्टडिंग, आई डिसाइडेड कि मैं ये टाइम में ये फिनिश करूंगा, बट सडनली समथिंग हैपेंस विच इज आउट ऑफ योर कंट्रोल, लाइक falling ill of a family member, and anything can happen. या फिर एग्जाम कल कल दूसरी एग्जाम है, या फिर like, are you all getting this? Yeah, you're saying like देखो, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और जो हम परसीव करते हैं
उसमें डिफरेंस है. लाइक द अवर परसेप्शन कि मैं कितने कंट्रोल में हूँ और कितने कंट्रोल में नहीं हूँ, कितनी चीजें हैं जो मेरे अंडर हैं और कितनी चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल के बाहर है. एंड देयर इज नथिंग दैट इज ऑब्जेक्टिव. पहली बात तो हम सबका अपना परसेप्शन है एंड सबका हम वो रियल ट्रूथ के करीब जाने की कोशिश करते हैं. वी कांट एवर नो एक्चुअली ट्रूथ क्या है. सो द थिंग इज द मतलब जो हमारा परसेप्शन है कि कितनी चीजें मेरे अंदर कंट्रोल में है या फिर लोकस ऑफ कंट्रोल मेरे पास है या लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे सिचुएशन में पैन आउट करते हो. माय सजेशन इज दैट कि आप सारी चीजों को अंदर एट्रीब्यूट करो या सारी चीजों को बाहर एट्रीब्यूट करो. दोनों चीजों के फायदे हैं, दोनों चीजों के नुकसान हैं. द थिंग इज वो रियलिटी में कितना रिफ्लेक्ट करता है या फिर वो रियलिस्टिकली कितना वैलिड है. मतलब कि अगर मैं ये एट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि ये मेरे कंट्रोल में है, सो वो असल में मेरे कंट्रोल में है या नहीं है. एंड अगर मैं ये एट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि ये बाहर में है, ये मेरे कंट्रोल के बाहर है, सो ये वो असल में मेरे कंट्रोल के बाहर है या नहीं है. सो द थिंग इज वो जितना ज्यादा रियलिस्टिक होगा, बिकॉज देयर आर थिंग्स that will be outside of your control and that you can't control, and there are so many things that we can't control, and that virus has changed the things that we can't control, like this pandemic. So जो चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं वो अभी भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, like our sleep schedules or like things like that. So the thing is कि hello, am I audible? Yeah, so I was saying that मतलब कितना रियलिस्टिक वो आप एट्रीब्यूट कर पा रहे हो या कितना नहीं कर पा रहे हो. एंड जो चीज़ें आपके आउटसाइड ऑफ कंट्रोल हैं, दैट द थिंग इज the acceptance for that, because you can't control each and everything and you can't control every outcome. And जो हम personal responsibility की भी बात करूँ मैं, तो even the things that you can't control and you have made mistake, जो कि लगता है कि like मैं ये कर सकती थी या वो कर सकती थी, so there are always situations जो कि आपने foresee नहीं की थी. So it's okay, it's fine, we can always be kinder to ourselves. and मतलब जब नेक्स्ट टाइम वो होगा उससे वो आप बेटर प्लान कर सकते हो. सो आप कितना रियलिस्टिकली सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो, कितनी सारी सिचुएशन को साथ में लेके फिर अपना दूसरा प्लान बना रहे हो, दैट इज समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट. या डिड यू गेट माय पॉइंट? Yeah, it was not like a question, it was just a comment that we don't leave space for unknowing things. Like, yeah. You are. Yeah, I was saying that yeah, that makes sense. Shivani, are you there? If I think we have reached the end for the session, we can conclude the session right now. Yes, actually there is issues. There's some issue with my camera, so I'm not able to show my face. But yeah, I guess it's safe to say, it's safe to conclude the session. And uh, this was like a very interesting perspective, especially at the end of it when Bhagyashree mentioned the point about overthinkers. So like जैसा हम a planning policy, yes, it does happen, and optimism does happen, but there are people who overthink and overanalyze, and in the end, it just happens instead of हर चीज़ को हम नहीं control कर सकते. So that was a very good suggestion that he made about attributing into the realistic. So yeah, that's I guess that's about it for our session. Right. So next week we will be continuing our series of cognitive bias, and we will be talking about affect and cognition. So cognition और affect कैसे interlinked है और कैसे एक दूसरे को affect करते हैं, कैसे simultaneously
they go hand in hand. That's what we'll be talking about in the next session. I hope that you all enjoyed this and it was informative for you. So please tune in for a 2-minute video after this, after we go off, and do tune in next week for the next episode of this session. Thank you so much for bearing with us. Thank you. Almost all of us want to do something for the larger society and try to give back to our people. But we all have limitations. We see and feel for people in difficult circumstances, and we also know that the lives of people living in extreme poverty and in difficult conditions are inevitably bound with our own lives and identities. Let's come together, speak your mind, share your ideas, and together we can work to improve the lives of people in need. Join us for online meetings. Let's discuss and plan the way forward. As shall you use your expertise, so shall others, and together we can truly make a difference. Our target is to rescue women in slavery, women who are bought and sold like products in the market for the purpose of marriage, women who are then mistreated and abandoned to their own devices due to lack of support from the family, the community, and society at large. They constitute a new generation of the oppressed. A denial of their basic human rights is the biggest threat to our development and sustainability as a species. As a first step, simply come and register at our website www.empowerpeople.in. Our team will get in touch with you. We look forward to seeing you join hands, hearts and minds with us. Add in your bid to keep the flame of compassion, service and humanity alive.